Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी इंटेंसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कहीं एग्रीकल्चर जो है वो एक खास मियाद से ऊपर किया जाए, यानी कि हर चीज को रेस्ट की जरूरत होती है ना, तो अगर आप किसी चीज को एक्सेसिव करें और आप सस्टेनेबिलिटी का ख्याल ना रखें तो फिर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सो आज का टॉपिक है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज सिंस 1960s, यानी कि 1960 की दिहाई से पूरी दुनिया ही में बहुत ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर को इंटेंसिफाई किया गया, यानी कि उसकी सरगर्मियों में बेतहाशा जो है वो इजाफा देखने में आया। अब ये इजाफा क्यों देखने में आया, ये वजूहात भी हम देख लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले लेकिन हम एसएलओ को देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि पानी और मिट्टी के मेयार पर आबपाशी और कीमियात के इस्तेमाल के असरात के साथ 1960 की दिहाई से खुराक की पैदावार की सरगर्मियों में शिद्दत के रुझानात पर तबादला ख्याल कर सकेंगे आप। तो स्टूडेंट्स आप यहां देखें कि पानी का मेयार किस तरीके से और मिट्टी का मेयार जो है उसके ऊपर किस तरीके से एक्सेसिव इरिगेशन, आबपाशी या कीमियाई इस्तेमाल जो है वो बुरा असर करेगा, और एक्सटेंसिव जब इरिगेशन की जाएगी या इंटेंसिफाई किया जाएगा एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को, तो उससे क्या जो है वो हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या चीज है। फूड प्रोडक्शन कहलाता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जब आप जमीन को तैयार करते हैं, उसको बोते हैं, उसके बाद आप उसको पानी देते हैं, उसके ऊपर बेतहाशा जो है वो स्प्रेज किए जाते हैं ताकि बीमारी से फसलों को महफूज रखा जा सके, और फिर उनको क्या किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये क्यों किया जाता है, ताकि खुराक जो है वो मुहैया की जा सके, ठीक है। फूड प्रोडक्शन के लिए तमाम काम किया जा रहा है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कई महीनों के ऊपर जो है ये मुहित होता है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, क्यों इंटेंसिफाई की गई एग्रीकल्चर 1960 में, क्यों जो है से क्यों आप ट्रेंड देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो क्यों इजाफा होता है, जब आपको खुराक ज्यादा चाहिए होती है। और खुराक क्यों ज्यादा चाहिए होती है, जब आबादी बेतहाशा बढ़ रही होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स को भी पढ़ा कि पॉपुलेशन किस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, और उसके अलावा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमने क्या चीज देखी थी कि रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या चीज है, आपकी खुराक है, ठीक है। और खुराक के लिए एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बेहतरीन एक जराया है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसको भी करने के लिए एक सस्टेनेबल वे होता है। इसके अलावा द नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, वो किस लिए हो सकती है, जब आपको जरा मुबादला या प्रॉफिट कमाना हो, ठीक है। And apart from that, development of technologies like high yield crops, irrigation systems, fertilizers and pesticides. अब इंटेंसिफिकेशन के साथ साथ जब आप तमाम चीजें बढ़ाएंगे, जब आपको प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए और आपको खुराक भी ज्यादा चाहिए, तो दोनों चीजों के लिए ही आपको क्रॉप्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लोग खाद भी ज्यादा देते हैं, और इसके अलावा कीमियाई इस्तेमाल करते हैं, पानी लगाना पड़ता है, और ये तमाम चीजें समटाइम्स बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो छोड़ती हैं। तो सबसे पहले हम वो मेथड्स देख लेते हैं यूज्ड फॉर इंटेंसिफिकेशन। की मेथड्स क्या है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ इरिगेशन, जब आप खुराक ज्यादा पैदा करेंगे, जब आप एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं उनको ज्यादा अपनाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा कि आपको पानी भी ज्यादा चाहिए, आप फसलों को पानी भी ज्यादा लगाएंगे, जमीन को पानी दिया जाएगा। अब जब जमीन को आप पानी देंगे तो इससे क्या होगा, इससे वाटर लॉगिंग का शिकार होती है जमीन। वाटर लॉगिंग किस चीज को कहते हैं, कोई मुझे बताना पसंद करेगा आप लोगों में से। जी, माइक अनम्यूट करें एंड प्लीज डू टेल मी कि आपको क्या पता है कि वाटर लॉगिंग क्या चीज होती है। जी नो मैम, इसके बारे में आइडिया नहीं है। वाटर लॉगिंग कहते हैं जब आप किसी जमीन को बहुत ज्यादा पानी दें और वहां पानी की मिकदार जो है वो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। मिट्टी होती है ना, वो पानी को सोक इन करती है, ठीक है, जज्ब करती है, और वो जो मिट्टी पानी जज्ब करती है तो उसके अंदर जो मौजूद पौधे होते हैं
वो उस पानी को जज्ब करते हैं। अब मिट्टी को आप इतना पानी दे चुके हैं, उसको इतना इरिगेट कर चुके हैं कि अब उसके अंदर फर्दर जो है ये उसके अंदर इतनी वो नहीं है कैपेसिटी कि वो उस पानी को जो है वो क्या कर सके, अपने अंदर जज्ब कर सके, सैचुरेटेड हो जाती है। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं, हम उसको वाटर लॉग्ड सॉइल कहते हैं। वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर क्रॉप्स ग्रो करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जब इतनी ज्यादा सॉइल वाटर लॉग्ड हो जाती है और उसके बाद जब गर्मी आती है और एवेपोरेशन होती है, तो पानी के अंदर नमकियात होते हैं, वो नमकियात जो है वो सतह पर रह जाते हैं जमीन की, और इसको आप सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है, सेमोथोर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलाके सेमोथोर का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये दो इम्पैक्ट्स बहुत नेगेटिव हैं, और ये एक्सेसिव या जब आप इंटेंसिफाई कर देते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, बहुत ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जमीन को रेस्ट नहीं करने देते, तो उनमें से एक जो है वो तरीका ये भी होता है कि आपकी जमीन जो है आप उसको बहुत ज्यादा इरिगेट करते हैं और उसका फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जब आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पेस्टिसाइड्स में और फर्टिलाइजर्स में क्या फर्क है। जी, माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स। मैम पेस्टिसाइड्स के अंदर केमिकल्स होते हैं। क्या फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स नहीं हो सकते? मैम पेस्टिसाइड्स के अंदर केमिकल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स में नहीं होते? अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ। फर्टिलाइजर आप खाद को कहते हैं ताकि जमीन को जरखेज किया जा सके, ऐसे ही है। आप जब जमीन की जरखेजी के ऊपर, ये देखें, ये फर्टिलाइजर है, ये जमीन को जरखेज करने के लिए, क्रॉप्स की यील्ड को ज्यादा करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स किसको कहता है? जो सुंडियां आ जाती हैं, जो बीमारी आती है फसलों के ऊपर, उनको रोकने के लिए आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। दोनों के अंदर ही आजकल केमिकल्स पाए जाते हैं। आप फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, ठीक है। आप क्या यूज करते हैं? किसान जो है अपनी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं? कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, और फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि आपकी सॉइल जो है वो पोल्यूट होती है, और यही पानी जब सॉइल में से आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जाता है तो ये पानी को भी क्या कर देता है? उसको भी पोल्यूट करता है। उसके बाद आ जाता है मोनोक्रॉपिंग। जब आप एक ही तरह की फसल जो है वो उगाए जाते हैं, यानी कि मैं एक जमीन ले लेती हूं, ये मेरी जमीन है, ठीक है, और मैं यहां अब क्या करूंगी? मैं यहां क्या करने लगूंगी? मैं यहां पर गंदम की काश्त करती हूं, और ये मेरे लिए आसान होगा कि मैं हर साल गंदम ही काश्त करूं। तो मेरी जमीन में से मखसूस किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब मोनोक्रॉपिंग का या एक किस्म की फसल को उगाने का फायदा भी होता है और इसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं मोनोक्रॉपिंग से ही। तो मोनोक्रॉपिंग मैंने आपको बताया, जब एक किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो है वो जो एक मखसूस किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं सॉइल के अंदर से। और उसके अलावा मोनोक्रॉपिंग फायदेमंद इस तरीके से है कि किसानों को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, उनके पास एक तरह की तैयारी होती है और वो उसी के ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर लेते हैं। अब इंक्रीज मशीनरी से क्या होता है कि आपका लोगों का लेबर कम हो जाता है और आप मशीन्स के जरिए जो है वो मैक्सिमम काम कर लेते हैं। काम जल्दी हो जाता है, लेकिन हैवी मशीनरी यूज करने की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन या इरोजन जो है, या सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस होने की वजह से हार्डन अप भी हो सकती है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो इंटेंसिफाई करने के लिए आप ये तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जब, या मेथड्स आप जब ये यूज करते हैं तो इनके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो देखने में आते हैं। ये उर्दू में अगर किसी बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो तो मैं एक दफा इसको रिपीट कर देती हूँ कि आपाशी के इस्तेमाल में इजाफे के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें खाद है, कीड़े मार दवाई है। इसकी वजह से क्या होता है
कि आप सबसे पहले आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, पानी देते हैं फसलों को, और फिर ये देने की वजह से क्या होता है कि ज़मीन जो है वो सेमोथोर का जो है वो शिकार हो जाती है। खाद और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपकी फसल तो बेहतर हो जाती है, लेकिन इससे पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ में? पानी में भी और मिट्टी में भी। यक फसली तरीका यानी कि मोनोक्रॉपिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर साल एक ही तरह की फसल उगाना आसान तो है, लेकिन इससे क्या होता है, और इससे लागत भी कम आती है, ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या कि इससे आपकी जमीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कमी हो जाएगी, मखसूस न्यूट्रिएंट्स के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन की जाए। मशीनरी के इस्तेमाल में इजाफा से पैदावार बढ़ाने में तो मदद मिलती है, लेकिन इससे क्या होता है कि और वक्त भी आपका कम लगता है, लेकिन होता क्या है इससे कि इससे आपकी जमीन के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मुरतब होते हैं। अब सॉइल क्वालिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जब आप खादें इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये तमाम खाद और पेस्टिसाइड्स जो है ये क्या करते हैं, ये लीच होते हैं, ये जाकर पानी के अंदर मिल जाते हैं, और इससे आपका जो रिवर वाटर या जो आपके नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो है वो पोल्यूशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन होती है ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से और मोनोक्रॉपिंग की वजह से, और इसके अलावा हैवी मशीनरी की वजह से। और जब आप बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं एग्रीकल्चर को, तो आपको जमीन भी ज्यादा चाहिए, और जमीन ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आप अक्सर दरख्तों को साफ कर देते हैं, जिससे हैबिटेट जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। तो ये जो है वो कुछ तरीके थे। हमें क्या करना चाहिए कि इंटेंसिफाई, ऑल्दो के हमें इस बात का पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के लिए भी आपको फूड ज्यादा चाहिए। इस फूड को ज्यादा पैदा करने के लिए तमाम किसानों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो किस चीज के ऊपर जो है वो क्या काम करें। उनको चाहिए कि वो जो है सस्टेनेबल तरीके इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक मेथड्स इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो माहौल जो है दोस्ताना किस्म के एग्रीकल्चर मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंटेंसिफाई यानी कि ज्यादा जो कर दिया गया है एग्रीकल्चर को 1960 की दिहाई से अब तक, हमने वो पढ़ा कि क्यों ज्यादा किया गया, कौन से मेथड्स के जरिए इसकी तादाद को इंक्रीज किया गया, और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। तो हमने ये तमाम चीजें जो है वो पढ़ी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ओके, आई होप तमाम बच्चों को समझ में आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।